हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। तो मुझे ऑफिस जाना भी है, तो हमने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो कल मैं नहीं बना पाया था क्योंकि कुछ ऑफिस में काम थे और मैं काफ़ी थका हुआ था और शाम को कुछ बच्चे हमसे फिजिक्स पढ़ने आ गए। सो मैंने सोचा इस सवेरे सवेरे आज इस काम को कर लिया जाए। तो हम लोग पॉलिटी देख रहे थे। पॉलिटी में जो है भाग 2 तक हम लोग आ गए थे। तो अब हम जो है भाग 3 की चर्चा करते हैं, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 में क्या है, मैंने जब शुरू में संविधान के भाग पे चर्चा की थी तो मैंने बताया था कि संविधान के भाग 3 में क्या है। भाग 1 में तो देखा ही था आपने, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। तो भाग 1 में जो था अनुच्छेद 1 से 4 तक था और नागरिकता में 5 से 11 तक था। अब हम लोग आ जाते हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 12 से 35 तक है, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारत के संविधान में दिए गए हैं। तो भाग तीन और अनुच्छेद जिसको लिखेंगे आप 12 से 35, ये हो गए आपके मूल अधिकार। मूल अधिकार की चर्चा यहाँ पे होगी, यहाँ पे संविधान में है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों की चर्चा है। अच्छा, अब जो है मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मूल अधिकार जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। 1 या 2 क्वेश्चन उसमें से आएगा, लेकिन बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ देंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और हर एक व्यक्ति को जानना भी चाहिए। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया वी शुड नो अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। हम अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे, नागरिक अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे, तो ऐसा शिक्षित समाज से उम्मीद नहीं की जाती। शिक्षित समाज से, एक जागरूक समाज से हमेशा उम्मीद की जाती है कि वो अपने अधिकारों के बारे में जाने, कर्तव्यों के बारे में भी जाने। अधिकारों के बारे में जानेगा, जागरूक रहेगा, तभी एक उन्नत समाज का जो है विकास हो पाएगा। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं एग्जाम पर्पज से। तो मूल अधिकार, तो मूल अधिकार में सब कोई जानता है कि मूल अधिकार कितने हैं? 6 मूल अधिकार कितने हैं इस समय वर्तमान में? 6 हैं। पहले कितने थे संविधान में? 7 थे और उसको जो है 144वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया, अब 6 हैं। तो इस तरह की चर्चा तो हम लोग करेंगे। ये तो बहुत छोटी चर्चा हुई, इसके बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा हो जाए, डिटेल डिस्कशन अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। डिटेल्स यानी इसके इतिहास क्या था, उसके बाद में इससे संबंधित जो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हमें देते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम लोग साधारण जैसे हम लोग रटते आए हैं क्लास 6, 7, 8 या कहीं भी आगे पढ़ते आए हैं, तो 6 मूल अधिकार हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब तमाम चीजें हैं। तो उससे थोड़ा हट के चर्चा करते हैं और बहुत ही मजा आएगा, इंटरेस्टिंग चर्चा होगी जो है। तो सबसे पहले हम इतिहास पे चर्चा करें, इस यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। थोड़ी सी बड़ी अगर वीडियो बन जाएगी तो बाद में उसको जो है हम 2 भागों में बना लेंगे। तो अभी पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो इतिहास क्या है। सबसे पहले मूल अधिकारों का विकास हुआ कहां से, तो इसके बारे में इतिहास की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले मूल अधिकारों का विकास ब्रिटेन में हुआ। वहां क्या हुआ? 1215 में, 1200, देखिए कितना पहले की बात है। 1215 ईस्वी में वहां के ब्रिटिश सम्राट जॉन साहब थे। ब्रिटिश सम्राट जॉन ने एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया। उन्होंने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, इस पे हस्ताक्षर किया, यानी एक मैग्ना कार्टा को अधिकार पत्र ही कहते हैं। इस पे हस्ताक्षर किया सन 1215 ईस्वी में। तो वहीं से विकास हुआ मूल अधिकारों का, यानी उसके आधार पर नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए। यानी जो अधिकार पत्र उन्होंने साइन किया जो है ब्रिटिश सम्राट जॉन साहब ने, उसी के आधार पर नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए वहां पर। कब? 1215 में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि बहुत और बिल ऑफ राइट्स भी आया उनके यहाँ, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं। ये पहला लिखित दस्तावेज है, पहला लिखित दस्तावेज है दुनिया में, जबकि बिल ऑफ राइट्स पे उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अब आते हैं 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस में क्या हुआ था? फ्रांस में तो एक राजा साहब को, फ्रांस के जो सम्राट थे लुई 16वां, लुई 16, इनको तो फांसी दे दी गई थी। किस आधार पे? किस आधार पर फांसी दी गई थी? इन्होंने मूल अधिकारों के उल्लंघन के वजह से इनको फांसी दी गई थी। कौन था ये? फ्रांस के जो सम्राट थे लुई 16, उनको तो फांसी मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर वहां की जनता ने दे दी थी। यहां पे 1789 में फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में आप जानते हैं एक लंबा संघर्ष हुआ था। वहां पर जो सामंतवादी व्यवस्था थी उससे लड़ाई के लिए जनता ने संघर्ष किया था, लंबे समय तक अधिकारों की मांग की थी।
तो जब इनको फांसी भी दे दी गई जो है, तो 1789 में एक हुआ था, यहाँ पे एक अधिकारों की घोषणा हुई थी, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, यानी मानव एवं नागरिकों के लिए अधिकार। 1789 में क्या हुआ, मानव एवं नागरिकों के लिए अधिकार, नागरिकों के अधिकार का घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन, घोषणा कह लीजिए, की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789 में ये हुआ, कहां पर, फ्रांस में। इसी के इसके बाद देखिए अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में मूल संविधान, जो संविधान था उनका, वहां पर जो है उसकी मूल अधिकारों की चर्चा नहीं हुई थी। जबकि आप लोग हमेशा पढ़ते हैं कि भारत में जो मूल अधिकार है वो कहां से लिए गए हैं, मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, लेकिन वहां पर जो है इन मूल अधिकारों की चर्चा मूल संविधान में थी नहीं। तो क्या हुआ था फिर 1791 में उन्होंने एक बिल ऑफ राइट्स नाम से एक संविधान संशोधन करके बिल ऑफ राइट्स नाम से संविधान में इसको जोड़ दिया, यानी मूल अधिकार संबंधी प्रावधान जोड़ दिए उन्होंने। कब, 1791 में, किसने, अमेरिका ने अपने संविधान में जोड़ दिया। तो इस तरह से कह सकते हैं एक संविधान के अंतर्गत लाने वाला, संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने वाला पहला देश अगर कोई है तो वो है अमेरिका। अब हम लोग अमेरिका की बात कर ली, अब जरा भारत की बात कर लेते हैं। भारत में क्या हुआ था, भारत में संविधान, सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग कब शुरू हुई, शासन ब्रिटिश था, तो वहां पे क्या हुआ, 1895 में संविधान विधेयक के माध्यम से पहला प्रयास जो हुआ, मूल अधिकारों की मांग जो हुई, संविधान विधेयक जो है 1895, संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से पहली बार जो है भारत में मांग हुई। उसके बाद जो है 1917 से 1919 के बीच में कांग्रेस ने डिमांड करी मूल अधिकारों की। किसने, कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा मांग हुई 1917 से लेकर 1919 में कांग्रेस द्वारा मांग हुई। उसके बाद जो है एनी बेसेंट जो है उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 में क्या हुआ, एनी बेसेंट महोदया जो थी उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग रखी। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल दे रहा हूं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से, लिख दूं क्या, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से इन्होंने मूल अधिकारों की मांग रखी। उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, मोतीलाल नेहरू जी ने तैयार कराई थी 1928 में। ये भी क्वेश्चन आता है कौन था, जवाहरलाल नेहरू मत लिख देना, नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी जो है इसकी मांग की गई, इसकी मूल अधिकारों की मांग की गई। इसके बाद क्या हुआ, 1927 के जो है, इसी के बाद या पहले, इसी समझ लीजिए, 1927 का जो अधिवेशन हुआ था मद्रास का, 1927 का जो मद्रास अधिवेशन हुआ जो है, 1927 का मद्रास अधिवेशन और 1931 का कराची अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन कांग्रेस का और 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। इसमें भी मूल अधिकारों की चर्चा हुई, मांग हुई इसके इन अधिवेशनों में, कांग्रेस के 1927 मद्रास अधिवेशन और 1931 कराची अधिवेशन में भी चर्चा हुई। अब जो है जब संविधान, अब आ गई बात, लेकिन यहां पर किसी एक संसदीय समिति बनाई 1934 में, संयुक्त संसदीय समिति बनाई, किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में थी, उसने क्या किया, संयुक्त संसदीय समिति बनाई, उसने 1934 में इसकी मांग को खारिज कर दिया, यानी इसकी मांग को खारिज कर दिया, मूल अधिकारों की मांग नहीं की। और भारत शासन अधिनियम जो 1935 बना था, जिसके ज्यादातर प्रावधान आज भी भारत के संविधान में वैसे के हिस्से हूबहू लिए गए हैं, वहां पर जो है मूल अधिकारों की चर्चा नहीं की गई। तो ये सब चीजें याद रखने की, और सबसे पहले कब मांग हुई भारत में, संविधान विधेयक के माध्यम से, और मूल अधिकार लिए कहां से गए, अमेरिका के संविधान से, क्योंकि संविधान में वहीं पे सबसे पहले शामिल किया गया। बाकी मैग्ना कार्टा साइन हुआ और वहां फ्रांस में बिल ऑफ राइट्स जो है डिक्लेरेशन हुई, घोषणा हुई, लेकिन संविधान में सबसे पहले अमेरिका ने किया। भारत में कब डिमांड शुरू हुई, 1895 संविधान विधेयक के माध्यम से,
कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से सरोजनी एनी बेसेंट ने जो है उन्होंने डिमांड करी, जो है उसके मूल अधिकारों की मांग की, किसके? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया में। फिर मद्रास और कराची के अधिवेशन में भी जो है इसकी चर्चा हुई। 34वें संसदीय समिति द्वारा इसको इनकार कर दिया गया। क्या भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है क्या इसकी चर्चा थी? नहीं थी। अब आ जाइए सीधा कहां से चर्चा हुई। संविधान आजादी के बाद जो है जब एक संविधान सभा बनी हमारी जब संविधान सभा बनी, संविधान बनाने वाली जो सभा थी, उसमें क्या हुआ? उसमें शुरू हुई चर्चा की मूल अधिकारों की। तो जो है मूल अधिकारों की चर्चा के लिए, उस पर परामर्श देने के लिए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की चर्चा के लिए क्या हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक जो है समिति बनाई गई। यानी परामर्श देने के लिए सबसे पहली समिति कौन सी थी? पहली समिति क्या उसी के आधार पर हुआ ही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकारों और जो है अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में जो है एक समिति बनाई गई। कौन था उसके अध्यक्ष? उसके अध्यक्ष थे पटेल साहब। ठीक है। अब एक उप समिति भी बनाई गई जो जेबी कृपलानी की जो है अध्यक्षता में थी। एक उप समिति भी बनाई गई अल्पसंख्यकों के अधिकारों प्लस मूल अधिकारों के विषय में पटेल समिति बनाई गई थी और उप समिति थी जेबी कृपलानी की जो अध्यक्षता में एक उप समिति भी बनाई गई। इसने अपनी रिपोर्ट दी और भारत के संविधान में मूल अधिकारों को जो है भाग 3 के अंतर्गत इसी रिपोर्ट के आधार पर जो है शामिल कर दिया गया। अब हम लोग आ जाते हैं सीधा जो है कहां से कहां तक है ये सारे मूल अधिकार जो है कहां से कहां तक है। तो मूल अधिकारों के बारे में और चर्चा ये इसलिए जरूरी है कि कहां से कहां तक है। 12 से अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा हमारे संविधान में की गई है। ठीक, तो 12 से 35 तक चर्चा की गई है। तो हम लोग तो शुरुआत करते हैं समानता का अधिकार जो है 14 से। तो 12 और 13 में क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा करना। तो 12 क्या करता है? भाग 3 के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 क्या करता है? अब ये कुछ कम समझ में आ रहा होगा, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन मैं आपको जो है बताता हूं कि क्या है। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? भाग 3 के प्रयोजन के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट यानी राज्य शब्द हैज बीन डिफाइंड। राज्य शब्द को, राज्य है क्या चीज? क्योंकि मूल अधिकार क्या है, सबसे पहले इन पे चर्चा हो जाए। मूल अधिकार वो है, ये जो है राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं। यानी ऐसा ना हो कि राज्य की शक्तियां किसी व्यक्ति के अधिकारों को छीन ले। यानी ये जो है प्रोहिबिटरी है, राज्य की शक्ति पर नियंत्रण लगाते हैं। ये बात अलग है कि राज्य की शक्ति के साथ साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी, व्यक्ति की जो है शक्ति पर भी, व्यक्ति के अधिकारों पर भी थोड़ा सा प्रतिबंध लगाते हैं, जिससे कि दोनों में सामंजस्य बना रहे। लेकिन मूल अधिकार जो है क्या होते हैं? बेसिकली ये राज्य की शक्ति के ऊपर प्रतिबंध है, राज्यों की शक्ति को नियंत्रित करते हैं, जिससे कि नागरिकों के अधिकार को कोई राज्य का प्राधिकारी, कोई अधिकारी छीन न ले। यानी कोई मनमानी न करे, स्वेच्छा न करे, स्वेच्छाचारिता से किसी के साथ व्यवहार न करे। इसलिए ये जो है राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं। नहीं तो राज्य के पास बहुत पावर होती है, स्टेट के पास बहुत पावर होती है, सरकार के पास, वो किसी के अधिकारों को छीन लेगी। लेकिन उसी पर ये जो है युक्त जो है निबंधन यानी रोक लगाते हैं, जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। तो राज्य है क्या चीज, इसी चीज को जो है डिफाइन किया गया है। कहां पर? अनुच्छेद 12 में। किसके लिए? भाग 3 के लिए, यानी मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12। अब इसमें राज्य है क्या क्या चीज, हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए। राज्य में उसने जो है यहां पर ये डिफाइन किया गया है कि जो भारत की संसद है, भारत सरकार और उसका संसद, भारत की संसद, राज्य यानी स्टेट गवर्नमेंट्स और जो है राज्य विधानमंडल, यानी संसद की बात कर लें हम यहां पर, और भारत सरकार, संसद और भारत सरकार ये भी राज्य हैं। दूसरा संसद और भारत सरकार, दूसरा
जो है राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल और सरकार, राज्य का जो विधानमंडल है और राज्य की सरकार, ये भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। तीसरा स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी में आप जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और जो है पंचायतें, ग्राम पंचायत, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। या अन्य कोई, इसमें लिखा अन्य कोई प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी कहां से आ गए भाई? अन्य प्राधिकारी ये हैं कि विधि के अनुसार यानी कानून के अनुसार कानून के बनाए गए कोई नियम, उपनियम, जो विनियम, अध्यादेश, अधिनियम के अंतर्गत कोई भी जो बनाया गया है, कोई भी शक्ति किसी को दी गई है, यानी सरकारी अधिनियमों के अंदर, विधेयकों के अंदर, अध्यादेशों के द्वारा, नियमों के द्वारा, उसके बनाए गए रूलिंग्स के द्वारा, जो है सब रूल्स के द्वारा अगर कोई भी एक ऐसे गठन किया गया है, किसी चीज का गठन किया गया है, तो वो जो है राज्य के परिभाषा में आता है। जैसे LIC की बात कर लें तो LIC का एक्ट है, बिना LIC, बिना किसी एक्ट के बना नहीं। वो जैसे आप ये ONGC है, आपका भारतीय तेल निगम है, LIC है, ये सारे किसी न किसी एक्ट, नगर पालिकाएं हैं, किसी न किसी एक्ट के थ्रू, किसी न किसी नियम उपनियम के तहत बनाए गए हैं। तो ये भी उतनी ही जो है राज्य की जिम्मेदारी रखते हैं जितना कि सरकार रखती है। ठीक है, तो जिम्मेदारी रखना यानी राज्य शब्द का मतलब ये है कोई सरकार विधानमंडल बनाए, संसद बनाओ या स्थानीय प्राधिकारी नियमों के तहत, उपनियमों के तहत उनको शक्ति दी गई है, तो वो सारे जो है इंस्टीट्यूशंस, वो सारे लोग जिनको कुछ पावर दी गई है नियमों के अंतर्गत, वो सारे राज्य की परिभाषा में आते हैं। यानी राज्य किसी के अधिकारों का हनन नहीं करेगा, यानी ये सब लोग मिलकर के किसी के अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। तो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 के अंदर। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 13 के अंदर। अनुच्छेद 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे थोड़ी डिटेल डिस्कशन होगी, चर्चा इस पे थोड़ी लंबी होगी। हो सकता है इस चर्चा को यही रोक के फिर अगले वीडियो में कंप्लीट करना पड़े। 13 पहले कर लेते हैं। अनुच्छेद 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 13 कहता है आपका, अनुच्छेद 13 ये कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत, यानी मूल अधिकारों से असंगत यानी उससे जो मेल ना खाने वाली कोई भी विधि, कोई भी नियम, कोई भी कानून, वो जो है शून्य हो जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अब ये बात देखो, मूल अधिकारों में ये बात कही जा रही है अनुच्छेद 13 के अंदर कि जो है अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत यानी उससे मेल ना खाने वाली कोई भी विधि, कोई भी कानून जो है उस सीमा तक शून्य होगा जिस सीमा तक वो उल्लंघन करता है मूल अधिकारों का। अब इसमें चर्चा उस सीमा की बात भी करेंगे, किस सीमा तक करता है। तो यानी अब इसमें दो बातें आती है इसमें अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद जो है 13(1) भी है और अनुच्छेद 13(2) भी चर्चा है। अनुच्छेद 13(1) की चर्चा होगी यहाँ पर और जो है अनुच्छेद 13(2) की भी चर्चा होगी यहाँ पर। अब एक बात बताइए कि ये करेगा कौन, कि असंगत है कि नहीं असंगत है। तो ये जो है ये पावर देता है न्यायपालिका को, यानी मूल अधिकारों का जो प्रहरी है वो कौन है, वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन, उच्चतम न्यायालय यानी SC, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यही तो असंगत तय करेंगे, यही तो तय करेंगे कि कौन सा कानून जो है मूल अधिकारों से मेल खाता है या नहीं, कौन तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यानी अनुच्छेद 13 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मूल अधिकारों का प्रहरी घोषित करता है। यानी ये गार्जियन है ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मूल अधिकारों को प्रहरी किस अनुच्छेद के तहत कहा गया, अनुच्छेद 13 यही कहता है कि ऐसी कोई भी विधि, ऐसा कोई कानून, चाहे राज्य विधानमंडल बनावे या संसद बनावे, जो उस सीमा तक शून्य माना जाएगा जो मूल अधिकारों का हनन करता है। अब जो है तो ये बात प्रहरी, अब कौन इसका जो है मूल अधिकारों का संरक्षक है, न्यायालय। न्यायालय में कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यहां भी एक क्वेश्चन हो गया, मूल अधिकारों को प्रहरी किसने घोषित किया, 13 ने किया। और जो है अब ये बात हो गई। अब 13(1) क्या कहता है, संविधान जो हमारा बना उससे पहले की जो विधियां थी, संविधान से पहले की विधियां जो चली आ रही थी, ऐसी जो नियम कानून, ये रीत रिवाज, रूढ़ियां,
जो चले आ रहे थे संविधान के पहले तक, संविधान में जब मूल अधिकार शामिल हो गया उसको हनन करने वाली वो पुरानी विधियां जो पहले चले आ रहे थे सिस्टम, वो सब उसी दिन से, जिस दिन से संविधान लागू हुआ उस दिन से वो हो गई शून्य। संविधान पूर्व विधियों की बात करता है, यानी संविधान हमारा बनने से पहले जो विधियां चली आ रही थी, संविधान पूर्व लिख देता हूं, संविधान पूर्व विधियां, और ये संविधान लागू होने के पश्चात की विधियां हैं। 13(2) ये कहता है संविधान बनने के बाद राज्य विधानमंडल या संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि मूल अधिकारों को इन्फ्रिंजमेंट करता हो, उसका हनन करता हो, करटेल करता हो, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी आगे चलकर। और जो पहले चले आ रहे थे कानून 13(1) ने उनको जो है उनको सुसुप्तावस्था में भेज दिया, उनको सुसुप्तावस्था ने वहीं पे उसको रोक दिया। पिछला जो कुछ हो गया उसके बारे में नहीं करेंगे कि उसको फिर से खोदेंगे ऐसा क्या क्या हुआ था, क्यों गलत हुआ था। उस दिन तक संविधान से लागू होने से उससे पूर्व जितनी विधियां थी वहीं पे वो शून्य हो गई, यानी वो निष्क्रिय हो गई, अब उनका कोई वो मानी नहीं जाएंगी। और ये संविधान के पश्चात राज्य विधानमंडल या सरकार को और संसद को रोकता है कोई ऐसा कानून बनाने से जो मूल अधिकारों का हनन करता हो। ये 13(2) में आ गया। अब ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा। अब इसको देखेगा कौन? न्यायालय देखेगा। अब यही है न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन जो आर्टिकल 32 में दिया गया है, आर्टिकल 32 में दिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन की जो चर्चा होती है, न्यायिक पुनरावलोकन यही है कि कोई ऐसी विधियों की जो है वो समीक्षा कर लेगा, उसका अवलोकन करेगा, उसको देखेगा कि जो है कोई भी कानून बनता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसकी जो है समीक्षा कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यही है। ये कहां से ली गई थी? ये अमेरिका के संविधान से ली गई थी। अमेरिका के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, यानी वो देख सकता है कि कौन सा कानून ठीक है, कौन सा नहीं ठीक है। और 13 ये कहता है कि ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी जो कि जो है मूल अधिकारों को हनन करता हो, यानी पुनरावलोकन की शक्ति यहां भी इस्तेमाल ये करेगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल जो है 32 के तहत और हाई कोर्ट में शक्ति जो दी गई है 226 के तहत, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 13 में असंगत विधियों की बात यहां पे सीधे सीधे आती है। अब यहां पर एक चीज देखो कि ये जो 13, हाँ, अब इसमें कई विवाद हुए, इसमें 13(2) को लेकर के कई विवाद हुए। अब कौन कौन से विवाद हुए उनकी भी चर्चा हो जाए। विवाद ये हुआ कि क्या जो है आर्टिकल 13 में जो शक्ति दी गई है कि कोई भी कानून रद्द हो जाएगा, ऐसी कोई कानून विधि नहीं बनाई, ऐसी कोई बनाया नहीं जा सकता। अब यहाँ चर्चा ये हो गई कि क्या जो संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन बिल पास होते हैं यानी अधिनियम बनते हैं 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत अगर किया गया कोई संशोधन है, आर्टिकल 368 में क्या होता है? संविधान संशोधन होता है। तो क्या वो भी जो सामान्य विधि है यानी उसकी भी अगर देखा जाएगा मूल अधिकारों से मेल खाता है कि नहीं? अगर वो मेल नहीं खाता, क्या संविधान संशोधन जो 368 के तहत होता है क्या वो भी साधारण विधि है जो कि रद्द हो जाएगी अगर मूल अधिकारों से मेल नहीं खाता है? तो उसमें ये चर्चा की गई कि संविधान, सबसे पहले एक मामला आया जो है कि क्या भाई ऐसा हो सकता है कि जो आर्टिकल 13 के लिए यानी अनुच्छेद 13 के लिए संविधान संशोधन जो के तहत जो कानून बनाए जाते हैं, संविधान संशोधन के तहत, वो भी इसमें 13 के तहत देखे जाएंगे, असंगत है कि नहीं? यानी 13 के लिए क्या ये साधारण विधि है? जो संविधान संशोधन की विधि जो बन रही है, क्या आर्टिकल 13 के लिए सामान्य विधि समझी जाएगी या नहीं समझी जाएगी? तो इसका जवाब जो है कई केसों में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की कि ये साधारण विधि है कि नहीं विधि है। तो इसमें सबसे पहला केस जो आया, इसमें सबसे पहला केस आया कौन सा? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। सबसे पहला केस आया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। कौन सा? शंकरी प्रसाद बनाम भारत से भीग गया ज्यादा, बनाम भारत संघ आया। इस केस में कहा कि देखो जो है साधारण विधि ये नहीं है, जो संविधान संशोधन की विधि, संविधान संशोधन किया जाता है आर्टिकल 368 के तहत, वो साधारण विधि नहीं है। यानी जो साधारण विधि बनती है, जो आर्टिकल 245 के तहत साधारण कानून बनते हैं, वो ये नहीं है। संविधान संशोधन एक अलग चीज है, यानी उसको आर्टिकल 13 के तहत नहीं देखा जाएगा। आर्टिकल 13 के तहत समीक्षा किसकी की जाएगी? साधारण विधियों की जाएगी।
आर्टिकल 13 यानी अनुच्छेद 13 के तहत जो कानून बनते हैं वो एक साधारण विधि है, और 368 जो है अनुच्छेद 368 एक अलग विधि है, इसके तहत ये नहीं देखी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के तहत अगर कोई चीज बनती है यहां पर, तो वो कानून संशोधन किया जा सकता है, उसके लिए आर्टिकल 13 के तहत रोक नहीं लगाई जा सकती। अब जो यानी मूल अधिकारों के जो है मामले से वो बाहर है, जो 368 के तहत बनाए जाते हैं। अब जो है एक आ गया, इसी के बाद आ गया गोलकनाथ विवाद। और हाँ, इसी में जो है एक सज्जन कुमार बनाम राजस्थान की सरकार के विरुद्ध एक केस आया, तो उसमें भी यही कहा गया कि जो आर्टिकल 13 के तहत जो है वो देखा नहीं जाएगा। संविधान संशोधन वाली जो विधियां बनती हैं वो अलग विधियां हैं, साधारण विधि नहीं है, वो आर्टिकल 13 के तहत उनका पुनरावलोकन नहीं होगा। लेकिन गोलकनाथ विवाद एक इसी के बाद आ गया। इसी के बाद क्या आ गया? गोलकनाथ बनाम पंजाब, गोलकनाथ बनाम पंजाब का एक केस ये भी आया। एक केस ये जब आ गया तो इसने कहा देखियो, कोई भी विधि, ये कोई अलग विधि नहीं है, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन जो विधि है वो भी साधारण विधि के तहत इसका पुनरावलोकन हो सकता है। यानी कि जो है संविधान संशोधन मतलब कि ये जो 368 के तहत जो कानून में आप मूल अधिकारों में संशोधन की बात कर रहे हैं, यानी 368 के तहत कर दिया तो मूल अधिकार का संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन यहां पर इसने कहा नहीं, वो भी संशोधन माना जाएगा, यानी आर्टिकल 13 के तहत उसका भी अवलोकन होगा। यानी भारत के जो है संविधान के मूल अधिकारों में कोई चेंज नहीं किया जा सकता, साधारण विधि की तरह ही 368 वाले को भी ट्रीट किया जाएगा आर्टिकल 13 के लिए। यानी 13 के तहत समीक्षा हो सकती है कि मूल अधिकारों से असंगत है कि नहीं है। तो मूल अधिकारों से असंगत अगर होगा तो भले ही तुमने इसके तहत बनाया हो 368 के तहत, लेकिन वो रद्द हो जाएगा। अगर रद्द हो गया तो यानी संशोधन नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान संशोधन विधि के माध्यम से भी नहीं किया जा सकता। अब भारत सरकार उस समय जो है चिढ़ गई, ऐसा तुम जो है रोक लगा दोगे, कोई कुछ करने नहीं दोगे क्या? तो इन्होंने कहा कि कुछ नहीं, इन्होंने एक 24वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया, ये गोलकनाथ के बाद। तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं शंकरी प्रसाद, जिससे क्रम याद रहे, कभी आता है कभी कई बार क्रम पूछ लेता है। शंकरी प्रसाद आया, इसमें कहा संशोधन हो सकता है। गोलकनाथ ने कहा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता है। फिर तीसरा आ गया 24वां संविधान संशोधन विधेयक सरकार ने पास किया, 24वां संशोधन विधेयक आया 1971 में। इसने कहा कि नहीं, किसी में भी इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है, मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। जो है आर्टिकल 368 के तहत मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। इसकी न्यायिक पुनरावलोकन के तहत व्याख्या नहीं कर पाओगे, यानी भाग 13 से असंगत होने के कारण रद्द नहीं कर पाओगे। यानी मूल अधिकारों में जो संशोधन हो रहा है आर्टिकल 368 के तहत, उसको आप भाग 13 के अंदर, भाग 13 क्या कहता है उसकी हम समीक्षा करेंगे, मूल अधिकारों से असंगत है कि नहीं, मेल खाता कि नहीं, करे वो कुछ नहीं कर पाओगे, संशोधन कर सकते हैं। अब मामला ये हुआ। इसके बाद एक और केस आया। कौन सा केस आया? केशवानंद भारती केस आया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बहुत फेमस है ये। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बनाम केरल लिख दे रहा हूं। ये कब आया? 1973 में। अब ये मामला और पेचीदा हो, कहा कि सब में संशोधन किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती केस आया, तो इसने कहा कि बिल्कुल ठीक है। इन्होंने जो है इस संविधान संशोधन विधेयक को ठीक ठहराया, बोला कि संविधान संशोधन विधेयक 24वां जो है बिल्कुल ठीक है, इसके तहत संविधान के मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। यानी भाग 13 उसको रोक नहीं, अनुच्छेद 13 उसको रोक नहीं पाएगा, यानी संशोधन की, बशर्ते एक चीज ध्यान रखा जाए, संविधान के मूल ढांचे में इसमें कोई परिवर्तन ना हो। मूल ढांचे में कोई परिवर्तन संविधान जो है के ना हो तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। भाग 13 संगत असंगत उसको रोक नहीं पाएगा कि मूल अधिकारों में कोई चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं होगा, चेंज किया जा सकता है। जैसे विधिक शासन जो हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया है।
विधि के शासन को जो है सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में व्याख्या किया कि मूल अधिकारों का जो है ये मौलिक ढांचे का पार्ट है, संविधान का मौलिक ढांचा, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी तरह सरकार का जो हमारा भारत का लोकतांत्रिक देश है, ये भी मूल है, लोकतांत्रिक शब्द जो है मूल मौलिक ढांचा है संविधान का, यानी लोकतांत्रिक करेक्टर ऑफ आवर कंट्री, हमारे जो देश का जो लोकतांत्रिक करेक्टर है उसमें भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह भाग 13 और 13 की चर्चा यहाँ पर हो गई। अब मूल अधिकारों में इतनी सारी चर्चा हो गई कि कंफ्यूजन पैदा होने लगा, लेकिन यहाँ सबसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं। अब अनुच्छेदों की चर्चा कर ली जाए। 14 अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, समता का अधिकार की बात करता है। अब ये क्वेश्चन यहां आता है, ये कितने ये कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है, अनुच्छेद 14 से 18 में कितने अधिकार हैं इसकी बात हो रही है। यहां पर कितने अधिकार है मौलिक अधिकार? नंबर 1 समता का अधिकार, कहां तक व्याख्या की गई है? मैं पहले मोटी मोटी बात पे चर्चा कर लेता हूं। 14 अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक चर्चा हुई। एक बार आया था पीसीएस में कि कहां कितने समता का अधिकार की चर्चा कितने अनुच्छेदों में हुई है। 14 से 18 आप गिन लेंगे 5 आएंगे, 14, 15, 16, 17, 18। तो समता का अधिकार आ गया 14 से 18 के अंदर। इसकी जब व्याख्या बाद में करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। नंबर 2 आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये मौलिक अधिकार है सारी। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकारों की चर्चा कहां से कहां तक हुई है? स्वतंत्रता के अधिकारों की चर्चा हुई है 19 से 22 के अंदर, अनुच्छेद 19 से 22 के अंदर। और आप जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा होती है आपके अनुच्छेद 23 और 24 में। फिर आती है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से है? 25 से 28 के बीच में है अनुच्छेद के। ये इतना मोटा मोटा ध्यान रखिए, फिर इसकी अलग अलग चर्चा करनी पड़ेगी। फिर आपका आ गया शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति अधिकार, संस्कृति का अधिकार जो है ये आ जाता है आपका 29 और 30 में, 29 और 30 में। अब आ जाता है आपका यही संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आ जाता है अनुच्छेद 32 में। 31 कहां गया? 31 जो है यही वो था, कौन सा था? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की चर्चा थी? 7 की चर्चा थी। वही 7वां जो है संपत्ति का अधिकार जो है यहां से हटा दिया गया। वो क्या किस में था? आर्टिकल 31 यानी अनुच्छेद 31 में था। वो अनुच्छेद 31 में था और उसकी चर्चा यहां भी थी। 19(1)(4) में भी थी। 19(1)(4) अनुच्छेद 19(1)(4) में भी थी। संपत्ति के अधिकार की चर्चा 19(1)(4) में भी थी, अनुच्छेद 31 में भी थी। ये 7वां मौलिक अधिकार जो है ये हटा दिया गया। अब बच गए 6। ठीक है, तो 6 बच गए हैं। अब इसको कहां रख दिया? संपत्ति के अधिकार को 300 का के अंतर्गत, मैंने पहले भी बताया किसी वीडियो में, 300 का के अंतर्गत इसको विधिक अधिकार बना दिया। इसको विधिक अधिकार बना दिया, यानी संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार न रह के अब ये विधिक अधिकार बन गया है। ठीक है, तो अब ये 6 हैं। अब इन 6 के बारे में समता के अधिकार में 14, 15, 16, 17, 18 में क्या आता है जानते ही हैं। विधि की समता, विधियों का समान संरक्षण 14 में, 15 में जात धर्म लिंग भेदभाव का स्थान पर 15 में नहीं करेगा, 16 में अवसर की समानता है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है, 19 में वाक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये सारी चीजें आगे चलते चलते यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे आर्टिकल 32 तक। उनके विषय में बाद में चर्चा होगी। तो ये थोड़ा कहीं बोरिंग तो नहीं होगा। मैंने इसको आप कहीं पढ़िएगा, ये समझ में आएगी एक एक चीज। इसमें हर एक जितने भी सेंटेंस बोले गए हैं वहां से जब डीप में क्वेश्चन आता है तो वहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। मूल अधिकारों का वो जमाना गया, आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 16 में क्या है, ऐसा जमाना जा चुका है। ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत कम आने वाले हैं। अब जो है आएंगे तो जो है जो हमने डिटेल में चर्चा की उनसे आएंगे। कुछ आप बुक से भी पढ़िए और जो है अपना जो है मोरल हाई रखिए, मेंटेन रखिए अपने आप को, जबरदस्त पढ़ाई कीजिए। एग्जाम बहुत नजदीक है। हमारे वीडियो भी देखते रहिए
और लाइक शेयर मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं टाइम निकाल के ये इसको कंप्लीट करूंगा मूल अधिकारों का, और आगे भी तेजी से बढ़ाऊंगा, क्योंकि इसी में फंसे रहने से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो अभी मेरा ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच।